हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम मौर्य वंश से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है राजराज प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मौर्य वंश है उसके जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है बोधगया, पाटलिपुत्र, राजगिरी या फिर वैशाली। तो जो मौर्य वंश थे उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आते हैं, आगे भी आ सकते हैं। ऑप्शन है मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर, विष्णुगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का संबंध किससे था। ऑप्शन है राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अर्थशास्त्र है जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया था, उसका संबंध राजनीति से था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में नगर प्रशासन किसके अधीन था। ऑप्शन है नागरिक, नगर का प्रमुख जो होता था उसके अधीन था, या फिर जिलाधिकारी, राजा या फिर मंत्री के अधीन था। तो जो मौर्य काल था उसमें जो नगर का प्रशासन था वो नागरिक के अधीन था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है अशोक, बृहद्रथ, भानुगुप्ता या फिर बिंदुसार। तो जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है चाणक्य, विष्णुगुप्त, भट्ट स्वामी या फिर ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो जो कौटिल्य थे जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, तो उनको ये सभी नाम से जाना जाता था। चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और भट्ट स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये चारों नाम इनके हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी, इन सभी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख की लिपि मुख्य रूप से कौन सी है। ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक या फिर अरामी। तो जो अशोक है उनके शिलालेख की लिपि पूछ रहा है मुख्य रूप से कौन सी है, तो ब्राह्मी थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में है। यहाँ पूछ रहा है कि जो अशोक का शिलालेख था वो अधिकांश कौन सी भाषा और कौन सी लिपि में है। ऑप्शन है प्राकृत और ब्राह्मी, संस्कृत और ब्राह्मी, पाली और खरोष्टी, हिंदी और देवनागरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो अशोक के अधिकांश शिलालेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है। तो जो अशोक का शिलालेख है उसमें उसे किस नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन है सम्राट, प्रियदर्शी, चक्रवर्ती या फिर धर्मराज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से बुलाया गया है, प्रियदर्शी कहा गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक और अरमाइक लिपियों में है। यहाँ पूछ रहा है कि अशोक का इनमें से कौन सा अभिलेख है जो ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन है कांधार, भाब्रू, धौली या फिर जोगड़। तो जो कांधार का अभिलेख है वो ग्रीक और अरमाइक लिपि में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऑप्शन है प्रथम शिलालेख, पांचवा शिलालेख, 13वां शिलालेख या फिर 8वां शिलालेख। तो जो अशोक का शिलालेख है, जो प्रथम शिलालेख है, उसमें पशु बलि पर रोक लगाया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रशासन के शीर्ष अधिकारी क्या कहलाते थे। ऑप्शन है तीर्थ, पुरोहित, युवराज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मौर्य काल था उसमें प्रशासन के शीर्ष अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में लक्षाध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है कृषि विभाग का प्रमुख, गुप्तचरों का प्रधान,
राज्य के टकसाल का अधिकारी या फिर सेनापति। तो जो मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष थे वो कौन थे? राज्य के टकसाल का अधिकारी था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या थी? जो भूमि का टैक्स लिया जाता था वो क्या था मौर्य काल में? ऑप्शन है उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग, उपज का 1/6 भाग या फिर उपज का 1/2 भाग। तो जो मौर्य काल थे उसमें भूमि का जो कर था वो मुख्यतः 1/6 भाग था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने वर्ग में था? कितने वर्ग में विभाजित था या कितने वर्ग थे समाज के? ऑप्शन है 4, 7, 8 या फिर 9। तो जो मैगस्थनीज थे उनके अनुसार जो समाज था मौर्यकालीन वो 7 वर्गों में विभाजित था, बटा हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन है न्याय व्यवस्था, सेना का गठन, राज्य के 7 अंग या फिर कर प्रणाली। तो मौर्य काल में जो सप्तांग सिद्धांत है वो राज्य के 7 अंग से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सन्निधाता शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन है मुख्य खजांची, नगर प्रशासक, कर संग्राहक या फिर कोई नहीं। तो जो मौर्य काल में सन्निधाता थे उसका जो अर्थ था वो मुख्य खजांची था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में राजउक का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन है भूमि सर्वेक्षण, कर वसूली, विदेश नीति बनाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य काल में जो रज्जुक हुआ करते थे उसका कार्य था भूमि का सर्वेक्षण करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जो लैंड सर्वे होता था वो करता था रज्जुक। मौर्य काल में रज्जुक का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की माप, जिसमें भूमि कर का ठीक से निर्धारण हो सके, न्याय प्रशासन और कानून व्यवस्था को बनाए रखना था इसका कार्य। इसमें मुख्य कार्य था इसका क्या था? भूमि का सर्वेक्षण, और उसके बाद ये न्याय प्रशासन भी देखता था और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का भी कार्य करता था। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन है सेना का नेतृत्व, न्याय प्रशासन, राजस्व संग्राहक या फिर विदेशी विभाग का प्रमुख। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन में जो समाहर्ता थे उसका मुख्य कार्य था राजस्व संग्राहक, रिवेन्यू कलेक्ट करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के कितने प्रमुख विभाग थे? ऑप्शन है 15, 16, 18 या 20। तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो राज्य थे उसके कुल 18 भाग थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में व्यापार और वेतन के लिए प्रयुक्त आधिकारिक चांदी की मुद्रा को जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिया है रूपक, पन, जीतल या फिर कोई नहीं। तो जो चांदी की मुद्रा थी उसको पन नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मौर्यकालीन सिक्कों की विशेषताएं क्या थी? तो जो मौर्यकालीन सिक्के थे वो मुख्य रूप से आहत सिक्के होते थे, जिन पर पेड़, मछली, हाथी, अर्धचंद्र और सूर्य के जो प्रतीक होते हैं वो अंकित थे। ठीक है, प्रमुख सिक्के और धातु, जो मौर्यकालीन प्रमुख सिक्के थे जिसमें पहला है पन, या मौर्य काल का मानक मुद्रा था। ठीक है, और ये चांदी का बना था। ये जो है वो चांदी का बना था। कौन? पन। पन चांदी का बना था और ये मानक मुद्रा थी। मास्क क्या है? यह तांबे का बना था। मौर्यकालीन सिक्के हैं जिसे मास्क कहा जाता है, यह तांबे का बना था। करशापन क्या है? करशापन भी एक मुद्रा है, इसे आहत सिक्का कहा जाता था, यह भी चांदी का बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में रूप दर्शक कौन था? ऑप्शन है टकसाल का प्रमुख अधिकारी, सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाला निरीक्षक, विदेशी विभाग का प्रमुख या फिर भूमि का निरीक्षक। तो मौर्य काल में जो रूप दर्शक थे उसका कार्य था सिक्कों की शुद्धता की जांच करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है दिनार, करशापन, रुपया या फिर टका। तो मौर्यकालीन जो चांदी के आहत सिक्के थे उसे करशापन या पन के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन है पन, मश्क, काकिनी या फिर निस। तो जो मौर्य काल थे उसमें तांबे के सिक्के को मशक कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बने होते थे? ऑप्शन है सोना और चांदी, चांदी और तांबा, लोहा और तांबा या फिर कांस्य और सोना। तो मौर्यकालीन सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बने थे?
तो ऑप्शन हो जाएगा बी, चांदी और तांबा का बना होता था। नेक्स्ट है आहत सिक्कों का अर्थ क्या है। ऑप्शन है सांचे में ढला सिक्का, सोने के सिक्के, सिक्कों पे ठप या मुहर मारना, या फिर चांदी के सिक्के। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सांचे में ढला हुआ सिक्का होता था उसको हम बोलते थे आहत सिक्का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आहत सिक्कों का अर्थ क्या है। ऑप्शन है सांचे में ढला सिक्का, सोने के सिक्के, सिक्कों पे ठप या मुहर मारना, या फिर चांदी के सिक्के। तो आहत सिक्के वे होते थे जिस पे ठप या मुहर मारा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिक्कों पे ठप या मुहर मारना। नेक्स्ट है मौर्यकालीन स्थापत्य कला में प्रमुख रूप से किसका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन है ईंट और पत्थर, लकड़ी और पत्थर, संगमरमर, ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला थे उस पर लकड़ी और पत्थर का उपयोग किया जाता था सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से किसका बना था। ऑप्शन है लकड़ी, पत्थर, ईंट, या फिर संगमरमर। तो पाटलिपुत्र में, ये पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, तो इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो लकड़ी का बना था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मौर्यकालीन स्थापत्य कला में बिहार का अर्थ क्या है। बिहार या विहार भी कह सकते हैं उसको, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन है राजा का महल, पूजा स्थल, बौद्ध भिक्षुओं का निवास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विहार था उसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है। ये थे हमारे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।